भोरी उत्तर प्रदेश के किसी गांव की कहानी पर आधारित है, जिसमें दर्शाया गया है कि खूबसूरत लड़की भौरी जब ब्याह कर अपने घर आती है तो कैसे गांव के मर्दों की पहली निगाह उसके बदन को नोचने के ख्वाब सजाने लगती है। वह सब मिलकर इसी जुगाड़ में होते हैं कि कैसे उसके साथ सोया जाए और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। तो कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव से होती है। यह इलाका पूर्ण रूप से ग्रामीण और पिछड़ा होता है। इस गाँव की बड़ी आबादी की रोजी रोटी का जुगाड़ चौधरी सिंह के भट्टे पर निर्भर होता है। यानी अगर इन्होंने काम दिया तो उनके घर चूल्हा जलेगा, अन्यथा उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। इस भट्टे पर धनुआ नाम का एक आदमी भी काम करता है, जो लगभग अधेड़ उम्र का हो चुका है, घर पर अकेला है और अभी तक अविवाहित है और उसने यह उम्मीद भी छोड़ दी है कि उसकी कभी शादी भी होगी। लेकिन गांव के पुजारी उसके लिए एक लड़की ढूंढ लेते हैं जिसका नाम भौरी है। उसकी उम्र तकरीबन 21-22 साल है और दिखने में बेहद खूबसूरत और कमसीन है, लेकिन उससे कोई शादी नहीं कर रहा होता है क्योंकि उसे लोग मनहूस मानते हैं। दरअसल इससे पहले भी उसकी शादी 3 बार लग चुकी है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। एक दूल्हा बीच शादी में ही हार्ट अटैक से मर गया, दूसरा रिश्ता लगने के बाद शादी तक भी जिंदा नहीं रह पाया और तीसरा शादी वाले दिन घोड़ी से गिरकर मर गया। अब ये सभी चीजें इत्तेफाक भी हो सकती हैं, लेकिन इसका सारा दोष लोग भौरी पर ही मढ़ देते हैं। क्योंकि धनुआ के माँ बाप नहीं होते हैं, इसलिए पुजारी और चौधरी ने मिलकर उसकी शादी भौरी से करा दी थी। धनुआ की शादी में आए ये 5 लोग, इन्हें याद रखिएगा क्योंकि ये कहानी के मुख्य पात्र हैं। पहला चौधरी, जो गांव के लोगों को रोजगार देता है और गांव की अधिकतर मजदूर उन्हीं के भट्टे पर काम करते हैं। दूसरा उनका मैनेजर सुरेंद्र, चौधरी जी के भट्टे का काम संभालता है और मजदूरों को परेशान करना, उनकी दिहाड़ी काटना इसका रोज का शौक बन चुका है। तीसरा इस गाँव का पंडित, जो धर्म का चोला पहनकर सारे अधर्मी वाले काम करता है। इसकी खुद की नीयत अशुद्ध है और दूसरों को शुद्धि का पाठ पढ़ाता है। और गांव का लाला भी शोषण करने में किसी से कम नहीं है। ये महिलाओं को उधार तो देता है, लेकिन उसकी वसूली के लिए उनको अपने साथ सोने के लिए मजबूर भी करता है। और 5वां है गांव का डॉक्टर, जो इलाज के बहाने महिलाओं को कहीं भी हाथ लगाता है और मौका मिलते ही उनके साथ घपाघप करने लगता है। चौधरी के 2 छोटे भाई भी हैं, गोपाल और दया। ये भी किसी से कम नहीं होते हैं। ये गांव में खुला शिकार करते हैं और यहाँ पर ये अपने भाई चौधरी से शिकायत कर रहे होते हैं कि आखिर अभी तक हमारा ब्याह क्यों नहीं हुआ, हमें घोड़ी चढ़ने का मौका कब मिलेगा। वहीं पर हम एक बसंती नाम की लड़की को भी देखते हैं, जिसका मानसिक संतुलन खराब है। इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। उसके घर में एक केवल बूढ़ी काकी है। दया और गोपाल की नीयत उस पर खराब होती है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि धनुआ अपनी शादी से बहुत खुश होता है। और हो भी क्यों ना, 55 की उम्र में उसे बचपन वाला प्यार जो मिलेगा। उसका दोस्त उससे छेड़खानी करते हुए भौरी की खूबसूरती की तारीफ करता है और कहता है कि बरसों की प्यास बुझाने के चक्कर में कहीं खाट न तोड़ देना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोपाल और दया बसंती के साथ घपाघप करने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे नोच डालते हैं और पकड़े जाने के डर से उसे मारकर तालाब में फेंक देते हैं। लेकिन इनका पाला गांव में आए नए इंस्पेक्टर से होता है, जो घूस लेकर तलवे चाटने वालों में से नहीं होता है और न ही इनके गुंडों से डरने वाला। दया और गोपाल को लगता है कि वो हर बार की तरह इस बार भी दुष्कर्म कर बच जाएंगे, लेकिन इंस्पेक्टर उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। चौधरी उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके भाइयों के सामने ही इंस्पेक्टर चौधरी की सारी हेकड़ी निकाल देता है और साथ ही उसे चैलेंज भी करता है कि अपने भाइयों की जमानत करके दिखा। हालांकि उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता है, लेकिन उसे यकीन होता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद दोषी यही दोनों पाए जाएंगे और उनकी जमकर खातिरदारी शुरू कर देता है और चौधरी जी के वकील को इंस्पेक्टर डराकर भगा देता है। इसके बाद चौधरी जी शहर के बड़े वकील के पास जाते हैं, जो उन्हें सारी धाराएं गिनाता है जो उनके भाइयों पर लगी थी और उनसे कहता है कि आपके भाइयों की रिहाई के लिए जमानत राशि कम से कम 50,000 रुपए की होगी। दूसरी तरफ हम भौरी को देखते हैं। इसके बारे में पूरे गांव में चर्चा होने लगती है कि इतने हसीन और खूबसूरत लड़की की शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से कैसे हो गई। जरूर हो न हो इसमें कोई कमी होगी। और दूसरे दिन धनुआ भट्टे पर काम करने जाता है तो मैनेजर उसे कहता है कि जरा अपने सुहाग रात की स्टोरी तो सुना दे। इस पर धनुआ बहुत गुस्सा होता है, लेकिन मैनेजर का मुनीम उसकी दिहाड़ी से 20 रुपया यह कहकर काट लेता है कि वह लेट आया है। लेकिन ये सब तो बहाना होता है। उन सब की नीयत भौरी के जिस्म में डूबी होती है। दिन भर दिहाड़ी के पैसे लेकर धनुआ जब लाला के पास तेल लेने जाता है तो वह यह कहकर उसका मजाक उड़ाता है कि सारा तेल एक ही रात में कैसे खत्म हो गया। लाला धनुआ से कहता है कि अपनी जोरू को भी हमारी दुकान दिखा दे, उसे जो भी सामान चाहिए वो खुद आकर ले सकती है। लाला धनुआ से पैसे लेने से भी मना करता है
लेकिन धनुआ को लाला की नीयत का पता होता है और वो उसके मुंह पर पैसे मारकर चल देता है। डॉक्टर भी भौरी के जिस्म का प्यासा होता है और वह भी उसे ताड़ने के नित नए बहाने ढूंढता रहता है, लेकिन धनुआ को इन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उधर लाला गांव की एक लड़की है जिसके साथ उसके नाजायज संबंध होते हैं। वो उससे कहता है कि अगर तुम भौरी को एक रात बिताने के लिए मेरे पास भेज दो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। वो भौरी से आकर लाला का प्रस्ताव रखती है, लेकिन भौरी उसे डांट कर भगा देती है। और इधर मैनेजर धनुआ को परेशान कर रहा होता है कि वो एक रात बिताने के लिए भौरी को मेरे पास भेज दे। इधर चौधरी जी भी बहुत परेशान होते हैं कि अपने भाइयों की जमानत के लिए 50,000 रुपए कहाँ से लाएं। तभी पंडित जी उसे आइडिया देते हैं कि रोज 30 रुपए अगर हम मजदूरों की दिहाड़ी से काटें तो 1 महीने में पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। वह मजदूरों में इस बात का ऐलान कर देते हैं। हालांकि मजदूर उनका विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां रोजगार का कोई दूसरा जरिया नहीं होता है और मैनेजर उनसे साफ साफ कह देता है कि जिसे काम करना है करे, नहीं तो जा सकता है। यह सुनते ही सभी मजदूर अपने अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन धनुआ उनका अभी भी विरोध कर रहा होता है, जिस पर मैनेजर सुरेंद्र उससे साफ साफ कहता है कि अब तभी काम पर आना जब रात बिताने के लिए भौरी मेरे पास आएगी। धनुआ को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो मजबूर होता है क्योंकि वो इन दबंगों के आगे कुछ नहीं कर सकता था। धनुआ के दोस्त के बेटे की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए उसके जोरू के साथ भौरी भी डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है। वहां वो भौरी के साथ बदतमीजी कर रहा होता है और उससे कहता है कि इसका इलाज करने के लिए महंगी वाली दवाई देनी होगी। दूसरे दिन जब भौरी उनके घर आती है तो उसका बच्चा बाहर खाट पर पड़ा होता है और उसके घर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। भौरी अंदर झांक कर देखती है तो डॉक्टर उसके साथ घपाघप कर रहा होता है और उसे मजबूर करके उसके जिस्म के साथ खेल रहा होता है। जब भौरी घर आकर यह बात धनुआ को बताती है तो वो कहता है कि उसने अपनी माँ होने का फर्ज निभाया है। उसके बाद भौरी को सच बता देता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है जब तक कि वो भौरी को उसके साथ सोने को नहीं भेज देता। लेकिन भौरी ये गंदा काम करने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि भले ही हमें कम में गुजारा करना पड़े या भूखों क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं ये गंदा काम नहीं करूंगी। मैंने शादी तुमसे की है, उन कमीनों से नहीं। सुबह धनुआ उनके पास जाता है अपने 7 दिन की बची हुई मजदूरी लेने के लिए। उस पर उससे चौधरी कहता है कि एक रात के लिए भौरी को मेरे पास भेज दे, तेरे पैसे मिल जाएंगे। जिसका जवाब भी धनुआ उन्हीं के अंदाज में देता है, जिस पर वो लोग धनुआ को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और साथ ही उसे खून की उल्टियां भी शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी कर देता है, लेकिन उसकी उल्टी को देखकर कहता है कि मामला गंभीर है, हमें धनुआ का ब्लड टेस्ट करना होगा और इसके लिए कम से कम 600 रुपए लगेंगे। और डॉक्टर को लगता है कि मालती की तरह वह भी भौरी को मजबूर कर उसके साथ घपाघप कर लेगा, लेकिन भौरी खुददार होती है और घर के अनाज तक को बेचकर पैसों का इंतजाम करती है, जहां लाला काफी कम कीमत पर उसका सारा अनाज खरीद लेता है और वो उन पैसों से डॉक्टर का सारा कर्ज उतार देती है। लेकिन उसकी हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं आता है, इसलिए वह मंदिर जाती है, जहां मंदिर का पुजारी भौरी के साथ शोषण करने का रास्ता बनाने लगता है, लेकिन उसकी दाल नहीं गलती है। इस बात से वो लोग काफी परेशान होने लगते हैं कि आखिर कब भौरी मजबूर होकर उनके पास आएगी और वह सब उस पर टूट पड़ेंगे। डॉक्टर अपना शातिर दिमाग चलाता है, भरी पंचायत में एक झूठी रिपोर्ट तैयार कर दिखाता है और यह साबित कर देता है कि धनुआ को एड्स की बीमारी है, जिससे सारे गांव वालों को जान का खतरा है। और इस तरह सारे गांव वाले धनुआ के खिलाफ हो जाते हैं और उन्हें अपना घर छोड़कर गांव के बाहर जाकर नया घर बनाकर रहना पड़ता है। भौरी अपना घर चलाने के लिए मजदूरी करने का फैसला करती है, लेकिन भट्टे पर उन लोगों की गंदी निगाहें भौरी पर ही होती हैं और वो उसे तंग करने के रोज नए बहाने ढूंढते रहते हैं। एक दिन उनके भट्टे पर मुंबई से एक लड़का मजदूरों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आता है, जो मजदूरों पर हो रहे अत्याचार अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाना चाहता था। वो लड़का भौरी के काकी के पास ही खाना खाता है और उन्हें इसके लिए पैसे और किराया भी देता है। वो शहर से आया हुआ था और उसकी देखरेख करते करते भौरी के मन में भी उसके लिए फीलिंग डेवलप हो जाती है। चूंकि अब उसका काम खत्म हो चुका होता है और वह अगली सुबह वहां से जाने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वह घर से खाना खाकर निकलता है, बहुत तेज बारिश होने लगती है और उसके पैरों में चोट भी लगी होती है। इसलिए धनुआ भौरी से कहता है कि वह उसे कुछ दूर छोड़ दे, लेकिन इसी बीच रास्ते में भौरी का पैर फिसल जाता है
और वो उस लड़के के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद दोनों प्यार करने लगते हैं। भौरी भरी बरसात में अपनी सारी ख्वाहिशें उसके साथ पूरा करने लगती है, लेकिन उन्हें ऐसे घपाघप करते हुए चौधरी का एक आदमी देख लेता है और वो उन लोगों को सारा घटनाक्रम बताता है, जिस पर वो लोग तिलमिला उठते हैं कि उनके होते हुए भौरी ने उस शहरी लौंडे को चुन लिया। वो लोग लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं और मारकर वहाँ से भगा देते हैं। और ये लोग यही नहीं रुकते हैं, बल्कि भौरी पर पंचायत भी बिठा देते हैं और उसे भरी पंचायत में बेइज्जत भी करते हैं और कहते हैं कि भौरी ने सारे गाँव की नाक कटा दी। और इस घटना के बाद धनुआ भी भौरी का साथ छोड़ देता है और वो गांव से बाहर रहने लगता है। और इस तरह गांव में भौरी अकेली रह जाती है और उसे अब कोई काम भी नहीं दे रहा होता है और साथ ही उसका पति धनुआ भी उसका साथ छोड़ चुका होता है। और आखिर में हार मानकर भौरी यह फैसला करती है कि वह अब वही करेगी जो यह सारे गांव वाले चाहते हैं। वह रात में चौधरी और उनके चमचों को एक साथ अपने घर पर बुलाती है और उनसे अपनी बोली लगाने को कहती है। जो सबसे ज्यादा पैसा देगा वही भौरी के साथ रात बिताएगा। और लाला उस रात सबसे अधिक बोली लगाता है और उस रात भौरी के साथ खूब मजे भी करता है। इसके बाद बारी बारी भौरी सबको मौका देती है और वह लोग भेड़िए की तरह उसके शरीर को नोचने में लग जाते हैं। जब गांव में भौरी के नए बिजनेस वेश्यावृत्ति के बारे में सबको पता चलता है तो गांव का हर मर्द उसके साथ सोने की ख्वाहिशें सजाने लगता है। अधिक से अधिक पैसा कमाकर भौरी के जिस्म का लुत्फ उठाने लगता है। यहाँ तक कि मजदूर भी भौरी का स्वाद चख चुके होते हैं और इस तरह गांव का लगभग हर मर्द भौरी का भोग लगा चुका होता है और गांव वालों के लिए अब यह आम बात हो चुकी होती है। और अब धनुआ यह सच्चाई जानने के बाद गांव से बाहर रहने को ही मजबूर होता है। दूसरी तरफ वकील चौधरी के भाइयों की जमानत नहीं करवा पाता है और नया इंस्पेक्टर उसके भाइयों की अच्छी तरह से तुड़ाई कर रहा होता है। वकील उसे आइडिया देता है कि वो बसंती की दादी के साथ अगर सेटलमेंट कर लेता है तो मामला यहीं रफा दफा हो सकता है। लेकिन जब चौधरी उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि बसंती उसी की नाजायज बेटी थी और उसके भाइयों ने उसी के साथ दुष्कर्म किया। ये सोचकर वह काफ़ी परेशान रहने लगता है और इसी तनाव के कारण उसकी एक दिन मौत हो जाती है। लेकिन किसी को उसकी मौत का असल कारण मालूम नहीं होता है। एक दिन डॉक्टर अपनी बेटी की बिगड़ती तबीयत से परेशान होता है और जब उस पर कोई दवाई नहीं काम कर रही होती है तब वो उसका ब्लड टेस्ट कराता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को एड्स है। वो उसे बहुत ही मारता पीटता है और बहुत मारने पीटने के बाद उसे पता चलता है कि वो उसके कंपाउंडर के साथ ही घपाघप किया करती थी। जब वह उसकी कुटाई करके पूछता है कि वह किस किस के साथ सोया था तो कंपाउंडर उसे बताता है कि वो भौरी के साथ भी घपाघप किया करता था। और अब डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि उसे ये बीमारी भौरी से ही मिली है और ये जानने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके साथ डॉक्टर भी खूब घपाघप किया करता था। और इस तरह पूरे गांव में ये बीमारी फैल जाती है। यानी हर वो आदमी जो भौरी के साथ घपाघप किया करता था वो अब HIV पॉजिटिव हो चुका है और धीरे धीरे गांव में मौतों की संख्या बढ़ने लगती है। जब यह बात मीडिया में जाती है तो सबका ब्लड टेस्ट कराया जाता है और वहां सभी लोग HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। गांव वालों को लगता है कि इस बीमारी का कारण धनुआ है, उसी से ये बीमारी पूरे गांव में फैली है। सभी लोग धनुआ के खून के प्यासे हो जाते हैं और उसे मारने जा रहे होते हैं। तभी इंस्पेक्टर वहां आता है और धनुआ को बचाकर ले जाता है। और जब धनुआ का ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो गांव वालों को पता चलता है कि पूरे गांव में वही एक है जिसे ये बीमारी नहीं है। और साथ ही गांव वालों को ये भी पता चलता है कि डॉक्टर ने उस वक्त फर्जी रिपोर्ट दिखाई थी। असल में यह बीमारी भौरी को धनुआ से नहीं बल्कि उस शहरी लौंडे से मिली होती है। जब गांव वालों को डॉक्टर और उसके साथियों की हकीकत मालूम होती है तो वो लोग उन्हें मारने के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उन्हें रोकने के लिए हवाई फायरिंग करता है। गोली की आवाज सुनकर भौरी को लगता है कि धनुआ को गोली मार दी गई है। एक साथी पुलिसकर्मी के कहने पर इंस्पेक्टर उन लोगों को गाँव वालों के हवाले कर देता है, जहां गांव वाले उन्हें मार मार कर अधमरा कर देते हैं। दूसरी तरफ धनुआ को जब भौरी का ख्याल आता है तो वो उसके पास दौड़कर आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। भौरी को लगता है कि धनुआ भी नहीं रहा, इसलिए उसने भी आत्महत्या कर ली थी। धनुआ काकी को नम आंखों से कहता है कि भौरी को दुल्हन की तरह सजा दो, आज उसकी आखिरी विदाई है। और वो इस तरह सम्मान पूर्वक अपनी पत्नी भौरी को आखिरी विदाई देता है। और इसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।